आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। और आज अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात हम हिंदुस्तान के पराक्रम की करेंगे। बीते कुछ सालों में सेना के तीनों अंगों को हाईटेक स्वदेशी हथियारों से लैस किया जा रहा है और जिसकी सबसे ताजा मिसाल स्वदेश में बना आईएनएस विक्रांत है। लेकिन अब विक्रांत के लिए नौसेना को 26 फाइटर जेट्स की जरूरत है। 2 फाइटर जेट्स में इस समय डील जीतने की होड़ लगी हुई है, जिनमें पहला फ्रांस का राफेल मरीन है, जबकि दूसरा है अमेरिका की बोइंग कंपनी का F-18 सुपर हॉर्नेट। इन दोनों ही विमानों की रिपोर्ट का इवैल्यूएशन फिलहाल हो रहा है, जिसके बाद बहुत ही जल्द इसके पूरा होने की उम्मीद है। जबकि दूसरी तरफ स्वदेश में बने LCA तेजस विमान ने कोयंबटूर में सुलूर वायुसेना अड्डे पर आसमान में ऊंची उड़ान भरी है, मंत्रमुग्ध कर देने वाले फॉर्मेशन बनाए हैं। और गुड न्यूज यह है कि इस स्वदेशी फाइटर जेट की पूरी दुनिया में डिमांड ज्यादा है। स्वदेशी तेजस के तेज से दुनिया हैरान है। तेजस की ताकत से दुश्मन है परेशान। तकनीक और ताकत का ऐसा संगम इस स्वदेशी फाइटर जेट को बेजोड़ बनाता है। इसने जब कोयंबटूर में सुलूर एयरबेस के रनवे से उड़ान भरी तो एक बार फिर से इस फाइटर जेट ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। उड़ान भरने के बाद 4 तेजस फाइटर जेट के फॉर्मेशन को देखकर सुलूर एयरबेस पर मौजूद हर शख्स खुशी से झूम उठा और वहां मौजूद लोगों ने हर पल को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। ये स्वदेशी फाइटर जेट दुनिया के कई एयर शोज में हिस्सा लेकर पहले ही लोगों का दिल जीत चुका है। इसे उड़ाने वाले और इसकी देखभाल करने वाला एयरफोर्स का स्टाफ इसकी बेमिसाल खूबियों का मुरीद है। As part of the Tejas program and commanding the Tejas fleet, it is an immense pride for all of us to be operating this indigenous platform, which is so capable and something to be extremely proud of as a country. This has been our experience that the aircraft, despite 5 to 6 years of flying by all kinds of pilots, all the pilots have appreciated the flying qualities of this aircraft, which handles very well despite its small size. And more importantly, any future weapon system like a foreign weapon system or an Indian weapon system or say Western or a Russian weapon system, we have the capability to integrate it on this aircraft because all the software and the most of the hardware has been indigenously designed by us. खास बात यह है कि अब तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस समेत करीब 6 देशों ने हिंदुस्तान के इस हल्के लड़ाकू विमान तेजस में दिलचस्पी दिखाई है, क्योंकि तेजस एल्यूमिनियम, लिथियम एलॉय, कार्बन फाइबर कंपोजिट्स और टाइटेनियम एलॉय स्टील से बना है। इस वजह से तेजस दूसरे लड़ाकू विमानों की तुलना में काफी हल्का है। इसका वजन केवल 6560 किलोग्राम है। साथ ही इसकी ताकत भी अपनी पीढ़ी के दूसरे विमानों से कम नहीं है। तेजस की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके 50% कलपुर्जे भारत में बने हैं। तेजस हल्के वजन में बेहद कारगर लड़ाकू विमान है, क्योंकि वो 1.6 मैक की स्पीड से उड़ान भरता है। साथ ही इसे लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए कम जगह की जरूरत पड़ती है। इसमें लगा रडार बेहद कारगर है। साथ ही हर तरह के मौसम में काम करने में सक्षम है। इन्हीं खूबियों की वजह से तेजस अपनी पीढ़ी के दूसरे विमानों पर भारी पड़ता है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल पुराने फाइटर जेट्स को हटाकर उसकी जगह इस हल्के लड़ाकू विमान तेजस को शामिल किया जा रहा है। एक तरफ जहां तेजस और राफेल लड़ाकू विमानों के आने से एयरफोर्स को मजबूती मिली है, तो वहीं इंडियन नेवी के बेड़े में हाल ही में शामिल हुए एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के लिए नौसेना को 26 फाइटर जेट्स की जरूरत है। यही वजह है कि इस जरूरत को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नौसेना की इस जरूरत को पूरा करने के लिए इस वक्त 2 फाइटर जेट्स में इस डील को जीतने की जंग चल रही है। पहला फ्रांस का राफेल मरीन, जबकि दूसरा अमेरिका की बोइंग कंपनी का F-18 सुपर हॉर्नेट। राफेल एम की मैक्सिमम स्पीड मैक 2 है, यानी 2469 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि F-18 हॉर्नेट की अधिकतम स्पीड मैक 1.8 है, यानी 2222 किलोमीटर प्रति घंटा।
राफेल एम 308 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ऊंचाई पर जाता है, जबकि हार्नेट 228 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। राफेल एम की रेंज 3700 किलोमीटर है और सुपर हार्नेट की 3300 किलोमीटर। राफेल एम को एक पायलट उड़ाता है, लेकिन F-18 सुपर हार्नेट में एक या दो पायलट का ऑप्शन रहता है। करीब 50 फीट लंबा राफेल एम हॉर्नेट से करीब 10 फीट छोटा है और हॉर्नेट का वजन भी राफेल से ज्यादा है। हथियारों के मामले में भी राफेल हॉर्नेट से काफी आगे है, हालांकि F-18 सुपर हॉर्नेट की तकनीक अच्छी है। इन दोनों ही लड़ाकू विमानों की इन खूबियों का परीक्षण हो चुका है। ट्रायल टीम ने अपनी रिपोर्ट भी नौसेना को सौंप दी है और अब दोनों विमानों की रिपोर्ट का इवैल्यूएशन हो रहा है। पहले भारतीय नौसेना आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के लिए 57 विदेशी लड़ाकू विमान लेना चाहती थी, लेकिन अब अकेले आईएनएस विक्रांत के लिए 26 लड़ाकू विमान लेने की बात की जा रही है और इसीलिए F-18 और राफेल दोनों लड़ाकू विमान के ट्रायल पूरे हो गए हैं। ये ट्रायल गोवा में हुए हैं और बहुत जल्द इस रिपोर्ट पर आगे काम करने के बाद भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी विमान युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को एक लड़ाकू विमान मिल जाएगा। इन दोनों विमानों में चल रही होड़ में कौन बाजी मारेगा, इसका पता जल्द चल जाएगा। लेकिन जिस रफ्तार से हिंदुस्तान की सेना को आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है, उससे पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन देशों की नींद उड़ना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे बात सिर्फ स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस की उड़ान या फिर फ्रांसीसी लड़ाकू विमान राफेल या फिर अमेरिकी लड़ाकू विमान F-18 की खरीद की नहीं है, बल्कि भारतीय फौज हर स्तर पर अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी हुई है। सेना के तीनों अंगों यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना खुद को मजबूत करने में जुटे हैं। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत स्वदेशी हथियारों से लैस करने पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है और इसी कड़ी में रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड से 1700 करोड़ रुपए का करार किया है ताकि नौसेना की सैन्य जरूरत पूरी हो सके और उनकी मारक क्षमता में इजाफा हो सके। भारतीय सेना के पास ब्रह्मोस मिसाइल कई साल से मौजूद है। फिलहाल भारत के पास इस वक्त ब्रह्मोस के 4 वेरिएंट्स मौजूद हैं, जिनमें वॉरशिप यानी कि युद्धपोत से दागा जाने वाला एंटी शिप वेरिएंट और लैंड अटैक वेरिएंट भी मौजूद है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के दोनों ही वेरिएंट्स हैं। भारतीय नौसेना में पहले से ऑपरेशनल है, जबकि पनडुब्बी से दागा जाने वाला एंटी शिप वेरिएंट का सफल परीक्षण हो चुका है, जबकि पनडुब्बी से दागा जाने वाला लैंड अटैक वेरिएंट पर भी फिलहाल काम चल रहा है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की संख्या को बढ़ाने के लिए अब तक 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं और इनमें कल रक्षा मंत्रालय और ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए 1700 करोड़ रुपए का समझौता भी शामिल है। ये कॉन्ट्रैक्ट ड्यूअल रोल वाली मिसाइलों के लिए हुआ है और ये मिसाइलें जमीन और युद्धपोतों से दोनों से छोड़ी जा सकती हैं। अब वो वजह हम जानते हैं जिसकी वजह से ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय सेना की ताकत बन चुकी है। तो ब्रह्मोस मिसाइल की अगर हम बात करें तो हवा, जमीन और समंदर कहीं से भी दुश्मन पर बड़े आसानी से निशाना साध सकती है। इसका मतलब यह है कि सतह से सतह, हवा से सतह और पानी के अंदर हमला कर सकती है। यानी दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस को भारतीय वायुसेना हर तरह से आजमा कर देख चुकी है। ब्रह्मोस मिसाइल की मदद से दुश्मन के बेहद अहम सैन्य ठिकानों, अंडरग्राउंड परमाणु बंकर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, समुद्र में एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोतों को बेहद आसानी से तबाह किया जा सकता है। और माना जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में सुपरसोनिक मिसाइल के जिस वर्जन का परीक्षण किया गया है उसकी मारक क्षमता 800 किलोमीटर तक है, यानी कि 800 किलोमीटर तक मौजूद दुश्मन के किसी भी ठिकाने को बेहद आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। इसे हम जहाज, पनडुब्बी, विमान या फिर जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से भी दागा जा सकता है। 3000 से 3500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकती है। रडार की पकड़ में आए बिना दुश्मन पर हमला करने की इसकी ताकत इसे और खतरनाक बनाती है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही अपना रास्ता बदल सकती है और चलते फिरते लक्ष्य को भी भेज सकती है। चीन के साथ साथ जिस तरीके से तनातनी है भारत की, और उसी को देखते हुए आर्मी की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल को
लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में पहले ही तैनात किया जा चुका है। और यही वजह है कि ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर कुछ दिन पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ अलवी का डर भी नजर आया था, जब पाकिस्तानी वायुसेना के 50 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र हुआ था। उसी से लगता है कि उन्हें भी एहसास है कि भारत के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को भी निशाना बनाना अब मुश्किल नहीं है। देश के हर सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश लगातार हो रही है। इससे हमारा रक्षा क्षेत्र भी अछूता नहीं है, जिसकी आत्मनिर्भरता को लेकर सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। अब लाखों करोड़ों के रक्षा उपकरण विदेश से नहीं मंगवाए जाते, बल्कि घरेलू स्तर पर ही उनका निर्माण हो रहा है और उसी पर जोर दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से रक्षा सामान खरीदने के लिए तय 85,000 करोड़ रुपए की पूंजी का 68% हिस्सा भारतीय कंपनियों से ही खरीद पर खर्च किया जा रहा है। छोटे से लेकर बड़े रक्षा उत्पादों को लेकर भारत दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को कम करने में जुटा है। साफ शब्दों में अगर हम कहें तो सरकार की यह सोच है कि हमारा देश अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दूसरे देशों पर आश्रित न हो। ब्रह्मोस मिसाइल की संख्या बढ़ाना पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों की मौजूदगी में किसी वरदान से कम नहीं होगा, जो एलओसी या फिर एलएसी पर भारत के खिलाफ आतंकी या सैन्य साजिश रचने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। उनकी हर साजिश का जवाब सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है। भारत का यह अचूक योद्धा पाकिस्तान और चीन के लिए खतरे की घंटी की तरह है, जो अब उनके हुक्मरानों के कान में लगातार बज रही है। जिसकी एक बात तो साफ है कि दोहरी भूमिका निभाने वाली इन ब्रह्मोस मिसाइलों के भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने से उसकी मारक क्षमता और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज पर बढ़ जाएगी। नई क्षमता वाली इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को बनाने की जिम्मेदारी ब्रह्मोस एयरस्पेस प्राइवेट लिमिटेड पर है, जो भारत और रूस का ज्वाइंट डिफेंस वेंचर है। आखिर इस डील की अचानक क्यों जरूरत पड़ी, इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी मंजीत नेगी। भारतीय नौसेना की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस के साथ एक बड़ा रक्षा सौदा किया है। इस रक्षा सौदे के साथ ही नौसेना को ब्रह्मोस की दोहरी मारक क्षमता वाली मिसाइल मिलेंगी, यानी कि सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल जमीन और दुश्मन की किसी भी शिप को निशाना बना सकती है। दोहरी मार करने वाली ये मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल नौसेना के बेड़े में शामिल होंगी और इसके लिए ये 1700 करोड़ का सौदा किया गया है। अभी तक ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय सेना और नौसेना में पूरी तरह से शामिल हो गई है और इस सौदे के तहत रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। गुड न्यूज टुडे के लिए मंजीत नेगी। अच्छी और सच्ची खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात मौसम की करते हैं, क्योंकि गुड न्यूज दिल्ली और एनसीआर वालों के लिए आई है। लोगों को गर्मी से, उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, लेकिन सिक्के के दोनों पहलुओं को टटोलेंगे। दिल्ली एनसीआर में बीते 2 से 3 दिन से बारिश हो रही है। जहां लोगों को पोल्यूशन और गर्मी से राहत मिली है, वहीं जगह जगह जल जमाव, ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग दो चार हो रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार तक इसी तरीके से दिल्ली और एनसीआर भीगते रहेंगे, यानी कि बारिश होती रहेगी। लिहाजा लोगों को ट्रैफिक जाम और जल जमाव की परेशानी से बचाने के लिए थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। दिल्ली एनसीआर के आसमान में काले घने बादलों का डेरा है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, साथ ही रिमझिम बरसात भी हो रही है। वीकेंड से ठीक पहले मौसम के इस बदले मिजाज ने लोगों को खुशी से भर दिया है। हालांकि बारिश के पानी से वाटर लॉगिंग और ट्रैफिक जैम से होने वाली परेशानी भी है, लेकिन दूसरी तरफ इस बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर दिलाई है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में मौसम का ये बदला मिजाज लोगों को भा रहा है। और तो और जिस प्रदूषण ने दिल्ली में दस्तक देनी शुरू कर दी थी, उस जहरीली हवा को भी बादलों ने कुछ दिनों के लिए राजधानी से दूर कर दिया है। राजधानी दिल्ली में 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश जारी है और इस बारिश की वजह से आप देख सकते हैं AQI लेवल भी बहुत अच्छा हो गया है। दिल्ली के लगभग सभी इलाकों में
AQI इस वक्त संतोषजनक से अच्छी कैटेगरी में पहुंच चुका है। AQI मीटर पर 100 से नीचे लेवल दिखा रहा है। इसका मतलब है कि हवा जो है उसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन हो गई है। एक तरफ ये बादल राहत लेकर आए हैं तो कुछ मुश्किलें भी उनके साथ आई हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और वो सड़क किनारे पानी को जमा होने से रोकने के लिए जगह जगह वाटर पंप का इस्तेमाल कर रहा है ताकि ट्रैफिक जाम न हो। गुड़गांव के राजीव चौक के आसपास किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पंप सेट लगाया गया है, जनसेट लगाया गया है ताकि पानी यहां से निकाल के जल जमाव को खत्म किया जाए। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर जारी रह सकता है। ये जो सिस्टम है, एक तो हमारा जो कम दबाव का क्षेत्र था 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के ऊपर, वो अभी दिल्ली का 200 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में अभी एक्टिव है। मेनली इंटेंस सर्कुलेशन है, लो प्रेशर लेस मार्क हुआ इंटेंस सर्कुलेशन है। तो इसकी जो एक्सटेंशन है अपर मिड ट्रोपोस्फियर तक है, काफी हाइट है, अप टू 8 किलोमीटर और 24,000 फीट। और उसके साथ साथ WD भी इंटरेक्ट कर रहा है, एक के बाद एक WD, आज एक WD इसके साथ इंटरेक्ट करके निकल रहा है और एक WD भी आ रहा है। तो इसकी वजह से अरेबियन सी से डायरेक्टली मॉइस्चर सप्लाई है और जो हैवी रेनफॉल, वेरी हैवी रेनफॉल जैसे हम प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जो वार्निंग आज का है, हम आज का बेसिस पर ये वार्निंग है, जो उत्तराखंड है वहां जो है हम लोग दिए हैं वेरी हैवी रेनफॉल ऑरेंज कलर वार्निंग 23, 24, 25 सितंबर। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज थोड़ा रेन कम होगा, कल से फिर बढ़ेगा। मौसम विभाग की इस भविष्यवाणी को देखते हुए प्रशासन के निर्देश पर स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इतना ही नहीं, अपने कर्मचारियों को ट्रैफिक जाम से बचाने के लिए साइबर सिटी गुरुग्राम में प्रशासन ने प्राइवेट कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम कराने का सुझाव दिया है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। गुरुवार को ऑरेंज अलर्ट और फिर शुक्रवार को येलो अलर्ट जारी था, यानी कि लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। और गुड़गांव में इस वक्त स्थिति कुछ इस तरह से है कि जगह जगह पे जल जमाव है और यही कारण है कि गुड़गांव के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कल ही एक नोटिस जारी कर दिया था, जिसके तहत प्राइवेट ऑफिसेस को ये कहा गया था कि अपने कर्मचारियों को वो निर्देश दें कि वर्क फ्रॉम होम मोड में काम किया जाए। यानी कि ये इंश्योर कराने की कोशिश की गई कि कम से कम लोग बारिश की वजह से होने वाले ट्रैफिक जाम में फंसे और लोगों को दिक्कतें कम हो। इसके साथ साथ गुड़गांव के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स यानी कि कॉलेजेस और स्कूल्स को भी आज बंद कर दिया गया है। अगले 2 दिनों तक दिल्ली एनसीआर के मौसम का मिजाज यूं ही बना रह सकता है। दफ्तर और स्कूलों में छुट्टियां भी हैं, लेकिन अगर आप किसी जरूरी काम से घर से निकल रहे हैं तो थोड़ी सावधानी जरूर बरतें और ट्रैफिक एडवाइजरी का भी ख्याल रखें ताकि वीकेंड का मजा किरकिरा न हो जाए। दिल्ली से अभिषेक आनंद, गुरुग्राम से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट विद न्यूज टुडे। वैसे दिल्ली और एनसीआर के अलावा देश के दूसरे राज्यों जैसे कि पश्चिमी यूपी का इलाका, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वहां भी बादलों ने डेरा डाला हुआ है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन राज्यों में हल्की से भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में जहां लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर किसानों के लिए भी ये राहत भरी बरसात है। जबकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इससे बारिश से फसलों को नुकसान भी हुआ है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हालांकि पंजाब में इतनी ज्यादा बारिश नहीं है, उत्तरी पंजाब में है। हरियाणा के कई भागों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के साथ साथ दिल्ली में काफी अच्छी बारिश हो रही है और इसके फायदे और नुकसान भी हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार में जो बारिश हो रही है उससे फसलों को फायदा है, क्योंकि यहां पर जो फसलें हैं वो अब बोई जानी है और उसके लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद बारिश है, खास करके गंगा के मैदानी क्षेत्रों के लिए। लेकिन अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो यहां पर और साथ साथ महाराष्ट्र के भी कुछ इलाकों में जो बारिश हो रही है, तो इस इलाके में बारिश काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि इस समय वहां पर जो सोयाबीन की फसल है
वो कटाई के लिए तैयार है। और इस समय अगर वहां बारिश होती है तो उससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और लोगों को ये चिंता है कि ये फसल की कटाई हो पाएगी कि नहीं और कहीं ये जो खड़ी फसल है इसको नुकसान ना हो जाए। तो हालांकि अभी 2 दिनों के अंदर अंदर यहां से बारिश हट जाएगी, खास करके पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश से, लेकिन ये जाते जाते बारिश इस इलाके में नुकसान पहुंचा रही है। हालांकि उत्तर भारत में हम देख रहे हैं कि ये बारिश काफी ज्यादा फायदा दे रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराधों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। महिलाओं के लिए योगी सरकार ने एक बड़ी पहल की है। महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों में अग्रिम जमानत न हो, इसके लिए यूपी सरकार ने सीआरपीसी संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है, जो अब केंद्रीय मंत्रालय के पास जाएगा। इस संशोधन के बाद महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में आरोपी को अग्रिम जमानत भी नहीं मिल पाएगी। हो गया ना, हटिया से तेरे पति को जानता हूँ, समझी? अगर लगाना पेड़ पे राज कर देना कहीं पर, बुला के स्टाफ को, तो क्या 2 कौड़ी के गाड़ लेके तू पेड़ उखाड़ देगी? ये मेरी प्रॉपर्टी है। किसने कहा? अरे हमने खरीदी है भाई पूरी। ये हाँ पूरी। तू मालिक है यहाँ की, तो जा वहाँ चल, वहाँ चल, इसे लेके यहाँ से, वरना राजवीर से ध्यान रखना। तू चली जाएगी वैसे भी राज करके यहाँ से। चल कुछ न कर पाएगी, तो चल यहाँ से। नोएडा में एक महिला के साथ गाली गलौच और बदसलूकी की ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं है। अपनी लैंग्वेज देखते इस वीडियो के वायरल होने के बाद हालांकि आरोपी श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए श्रीकांत त्यागी ने बहुत कोशिश की थी। खबर के मुताबिक वो कोर्ट से अग्रिम जमानत लेने की फिराक में था, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया गया, लेकिन आगे कोई आरोपी अग्रिम जमानत लेकर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश न करे, इस बारे में योगी सरकार ने सोचा। और इसका नतीजा ये है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले में जमानत की प्रक्रिया को सख्त बनाया जा रहा है। श्रीकांत त्यागी जैसे मामलों में प्री अरेस्ट बेल न मिले, इसके लिए सीआरपीसी में कठोर प्रावधान की मांग की जा रही है। अब योगी सरकार ने इस दिशा में कदम उठा लिया है। 438 उपधारा 6 में हम ये संशोधन करने जा रहे हैं। इसमें इसके 6 का में एक क्लास 4 जोड़ा जा रहा है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 अधिनियम संख्या 32 सन 2012 से उद्भूत होने वाले अपराध। और इसके अतिरिक्त चूंकि इसमें ए में ये 4th क्लास है जो ऐड किया जा रहा है, और एक ऐड किया जा रहा है कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 376 से संबंधित जो अपराध होंगे उस पर भी ये लागू नहीं होगा। यानी कि एंटीसिपेटरी बेल महिलाओं के संबंध में, बलात्कार के संबंध में और पॉक्सो एक्ट के संबंध में ये नहीं दी जाएगी। इसका सारांश ये है। यूपी सरकार ने सीआरपीसी में संशोधन के लिए एंटीसिपेटरी बेल 2019 को दोबारा विधानसभा में पेश किया। सभा में पेश किए गए इस संशोधन विधेयक में सीआरपीसी की धारा 438 में बदलाव किया गया है। इसके तहत पॉक्सो एक्ट और रेप, यौन अपराध या बदसलूकी के मामले में अग्रिम जमानत नहीं होगी। देखिए, सरकार की सोच सदा क्या है, चाहे वह बच्चों के प्रति हो, चाहे महिलाओं के प्रति हो, किसी भी प्रकार के अपराध को लेकर के बहुत गंभीर, बहुत संवेदनशील है और इसीलिए इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं और ये कदम उठाए जा रहे हैं। और आने वाले समय में हम लोग तो चाहते हैं उत्तर प्रदेश अपराध शून्य प्रदेश बने, लेकिन अभी उस स्वरूप को खड़ा करने में अभी समय लग रहा है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत ये प्रावधान लाया गया है और अगर ये कानून बन जाता है तो इसके तहत महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामलों में अग्रिम जमानत के लिए नियम कठोर हो जाएंगे और साथ ही गैंगस्टर एक्ट, नशीले पदार्थों से जुड़े एनडीपीएस एक्ट और गोपनीयता अधिनियम के मामले में भी एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। इसके अलावा आरोपी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न कर सके, इसके लिए आरोपी का तुरंत ही डीएनए और अन्य जैविक साक्ष्य लिए जाने का प्रावधान भी जोड़ा गया है। देखिए, महिलाओं के प्रति जितने भी अपराध हैं बहुत ही गंभीर अपराध हैं और महिलाओं के प्रति कोई अपराध घटित ना हो पाए उनके लिए ये सारी चीजें हम लोग लेकर के आ रहे हैं कि उनको जमानत ना मिले। क्योंकि हम लोग कहते तो थे लेकिन महिलाओं के प्रति क्या अपराध घटित नहीं हो रहे थे। अपराधियों को इतनी सख्त सजा होनी चाहिए कि जिससे अपराधी थर-थर कांपे।
इसीलिए ये लेकर के आए हैं कि उनको जो वो अपराध करते हैं तो उनको पता हो जाए कि हमको जमानत नहीं मिलेगी, बेल नहीं मिलेगी, वो घबराएंगे। आज जो लेजिस्लेशन पास हुआ है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है, बिकॉज इट हैज टू डू विद क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड हाउ टू मिटिगेट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। तो सदन में भी हमारे आदरणीय लोगों ने बात रखी थी कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स क्राइम, स्पेशली क्राइम टुवर्ड्स वुमेन, महिला संबंधित अपराध के प्रति हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाहिर है गवाहों और पीड़ितों को धमकाने और साक्ष्यों को प्रभावित करने से आरोपियों को रोकने के लिए ये संशोधन मील का पत्थर साबित हो सकता है। लखनऊ से शिल्पी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए सरकार एक्शन में है। अपराधियों के खिलाफ कड़े नियम कानून बनाया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या क्या नए प्रावधानों में घरेलू हिंसा के भी मामले शामिल होंगे? क्या नए प्रावधान में दहेज के मामले भी शामिल होंगे? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता शिल्पी सेन ने संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना से बात की। इसमें जो धाराएं रखी गई हैं उसमें क्या डाउरी और जो दहेज संबंधी वायलेंस है वो भी है? डाउरी नहीं है। जो संशोधन किया वो केवल पॉक्सो एक्ट का और बलात्कार के संबंध। जो पॉक्सो एक्ट के मुलजिम होंगे वो और बलात्कार के मुलजिम होंगे वो एंटीसिपेटरी बेल का फायदा नहीं ले सकते। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये हैं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, जिनका ये कहना था कि राज्य संशोधन कर सकते हैं। ऐसे में जो महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ अपराध हैं, गंभीर अपराध, उनमें अग्रिम जमानत नहीं हो सकेगी। इसके लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। योगी सरकार महिला सुरक्षा, महिला न्याय और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कानून को मजबूत करने में जुटी है। हालांकि देश भर में अपराध का रिकॉर्ड रखने वाली संस्था एनसीआरपी के आंकड़ों में भी यूपी अपराध के मामलों में फिलहाल यूपी में कमी देखी जा रही है। लेकिन इन आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले यूपी में ही दर्ज हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी नंबर 1 पर है, जहां 56,083 मामले सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर है राजस्थान, जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध के 40,738 केस हैं, और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ 39,526 अपराध के मामले दर्ज हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों में साफ है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध मामलों में यूपी सबसे आगे है, और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि उत्तर प्रदेश की और राज्यों के मुकाबले जनसंख्या भी ज्यादा है। पिछले 5 साल के यूपी के महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़ों को ही अगर हम देख लें तो यूपी में 2017 में महिलाओं के खिलाफ 56,011 मामले दर्ज किए गए थे। अगले साल यानी कि 2018 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में बढ़ोतरी हुई, 59,445 मामले दर्ज किए गए। 2019 में ग्राफ और बढ़ा और महिलाओं के खिलाफ 59,853 मामले दर्ज किए गए। हालांकि साल 2020 में यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध थोड़ा कम हुआ है, 49,385 मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि साल 2021 में फिर से बढ़ा, यानी कि 56,083 केस दर्ज किए गए। आंकड़ों से साफ है कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध की संख्या पहले से बढ़ी है। यही वजह है कि यूपी सरकार लगातार महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए नए कानून बना रही है। महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर रही है। महिलाओं के साथ साथ नाबालिगों के लिए भी सरकार एक्शन ले रही है। विधानसभा में आज 376 के आरोपी और पॉक्सो एक्ट के आरोपियों के लिए प्रावधान पेश किया गया, और इसकी वजह है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के साथ बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा भी यूपी में बढ़ी है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2017 में उत्तर प्रदेश में पॉक्सो एक्ट के तहत 4,791 अपराध के मामले दर्ज हुए। 2018 में यह आंकड़ा 5,000 पार कर गया। 2019 में इन मामलों में करीब 2,000 मामलों की बढ़ोतरी देखी गई, 7,444 मामले दर्ज किए गए। हालांकि 2020 में ये घटे भी हैं, 6,716 तक पहुंचे हैं। 2021 में फिर से बढ़ोतरी हुई, 6,970 मामले दर्ज किए गए। हालांकि 2019 के मुकाबले बाद के वर्षों में मामलों में थोड़ी गिरावट जरूर देखी जा रही है, लेकिन मामले संतोषजनक नहीं है। इन्हीं अपराधों को रोकने के लिए योगी सरकार एक्शन मोड में है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में लगातार बढ़ती ब्याज दरों की वजह से भारत समेत दुनिया भर की करेंसी डॉलर के मुकाबले तेजी से गिर रही है।
इस साल रुपया अब तक 7% से ज्यादा कमजोर हो चुका है, जिसका नतीजा ये है कि रुपया लगातार नीचे जा रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए ने पहली बार 81 के स्तर को पार किया है। शुक्रवार यानी कि आज कारोबार के दौरान गिरावट ऐसी रही कि रुपया 81.23 के स्तर तक जा पहुंचा। हालांकि कारोबार के अंत में मामूली रिकवरी हुई है। बावजूद इसके रुपया 19 पैसे गिरकर 80.98 रुपये प्रति डॉलर के लेवल पर बंद हुआ। ऐसा पहली बार हुआ है। इस उतार चढ़ाव के बीच भारत सरकार की तरफ से रुपए को डॉलर के मुकाबले खड़ा करने की तैयारी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले DGFT यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद अब विदेश से होने वाले व्यापार में लेन देन का निपटारा रुपए में हो सकता है। इसके लिए DGFT की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। हाल ही में RBI ने अलाउ किया है इंटरनेशनल ट्रेड को रुपयों में करने के लिए इनवॉइसिंग अलाउ की है। इनफैक्ट ये RBI का एफर्ट है जिससे कि इंडियन करेंसी स्टेबल रहे और US डॉलर का इस्तेमाल कम हो। आपको ये बता दें कि लगातार US डॉलर स्ट्रेंथन होता जा रहा है और इसके मुकाबले रुपया वीक होता जा रहा है। हाल ही में आपने सुना होगा कि 81 रुपीज प्रति डॉलर का जो लेवल है वो भी हिस्टोरिक लेवल्स का लेवल जो ब्रीच कर दिया है। रुपए ने इनफैक्ट लाइफ टाइम लोज पर इंडियन रुपी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे समय पर कुछ ऐसे कदम RBI उठा रहा है जिसकी वजह से इंडियन रुपीस के ऊपर थोड़ा ज्यादा भरोसा हो, ज्यादा उसमें इस्तेमाल हो और US डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस जो है वो कम हो। तो ऐसा इसीलिए किया जा रहा है। खास तौर पर RBI यही चाहता है कि जितना भी ट्रेड इंडिया बाकी कंट्रीज के साथ करती है वो रुपयों में हो और ना कि US डॉलर्स में हो। ऐसे बहुत सारे देशों के साथ इंडिया ट्रेड करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है और ज्यादातर ये जो ट्रेड होता है ये फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन करेंसीज में होता है, ज्यादातर US डॉलर्स में होता है। लेकिन इस चीज को बदलने के लिए RBI ने और हाल ही में पॉलिसी चेंजेस भी किए गए हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज में, जिससे कि ये इस्तेमाल अब हो सकता है। लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि जो बैंक्स हैं अभी इस मूव को अडॉप्ट करने के लिए काफी रिलक्टेंट लग रहे हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ देशों से इसका ऑपोजिशन हो सकता है, क्योंकि उनकी करेंसी का कम इस्तेमाल होगा और कुछ सैंक्शंस आ सकते हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स ऐसा मान रहे हैं कि बैंकों को थोड़ा भरोसा देना पड़ेगा भारतीय सरकार को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, कि अगर किसी तरीके के सैंक्शंस आते हैं भारतीय बैंकों के ऊपर बाकी देशों से या कुछ नोटिस आते हैं तो भारतीय जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इस कदम के लिए बैंक्स को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। खासतौर पर अगर आप देखें तो इंटरनेशनल ट्रेड रुपयों पर तब शुरू हुआ था जब ईरान को कुछ सैंक्शंस दिए गए थे। फिर रशिया, जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ उसके बाद रशिया को जब US सैंक्शंस मिले तभी भी RBI ने फिर से ये ट्रेडिंग इन रुपीज इंटरनेशनल ट्रेड रशिया के साथ ये शुरू किया था। बहुत सारे जो अलग अलग देश हैं अब इसके लिए अप्रोच करेंगे और भारतीय बाजार भी, भारतीय इकोनॉमी और सरकार उन लोगों के साथ बातचीत करेंगे कि अगर वो इस चीज के लिए तैयार होते हैं या नहीं। इस चीज के लिए एक मेथड होता है जो कि होता है रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट, जिसमें एक फॉरेन बैंक का अकाउंट होता है इंडियन बैंक के साथ और वहां पर रुपयों में ट्रेड होता है। यानी कि भारत जब भी किसी और देश के साथ इंपोर्ट करेगा उनका सामान तब वो इस वॉस्ट्रो अकाउंट के जरिए रुपयों में ही उनको पैसा देगा, जो कि आगे जाते हुए उनकी करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन प्राइमरी डील जो होगी वो रुपयों में होगी। फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया बैंक थोड़े रिलक्टेंट लग रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो डेफिनेटली इसका असर पॉजिटिव पड़ सकता है। करंटली जो रुपया लगातार डेप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट द US डॉलर, इसके ऊपर कहीं ना कहीं असर पॉजिटिव पड़ सकता है। रुपए को दूसरी करेंसियों के मुकाबले मजबूत बनाने की कोशिश ऐसे वक्त में हो रही है जब दुनिया का 40% कारोबार अमेरिकी डॉलर में किया जा रहा है और डॉलर के इसी एकाधिकार को तोड़ने के लिए रूस के साथ जल्दी ही भारतीय करेंसी में कारोबार शुरू किए जाने की योजना है। रूस के बाद खाड़ी देश सऊदी अरब के साथ भी भारत रुपए में कारोबार शुरू करने की संभावनाएं तलाश रहा है। ऐसे में इन दोनों देशों के साथ भारत का रुपए में लेन देन शुरू होना देश की करेंसी के अंतर्राष्ट्रीय बनने की तरफ एक मजबूत कदम होगा। और अब बात दुर्गा पूजा की। इस बार पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की रौनक देखने लायक होगी। तैयारियां ही बता रही हैं कि उत्सव कितना भव्य होने वाला है। चलिए आपको लिए चलते हैं कोलकाता के
कुमारटुली इलाके में जो इन दिनों गुलजार है। पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा दुनिया भर में मशहूर है और मां दुर्गा की प्रतिमा के लिए दुनिया भर में मशहूर है कोलकाता का ये कुमारटुली इलाका। गलियां तंग जरूर हैं, लेकिन इन रास्तों के दोनों तरफ बने इन कच्चे पक्के मकानों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं अटी पड़ी हैं। कुछ मूर्तियों में रंग भरे जा रहे हैं तो कुछ अभी आकार ही ले रही हैं। छोटी बड़ी हजारों मूर्तियां और उन्हें गढ़ते तराशते कलाकार आपको दिख जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ बनी मूर्तियों की डिमांड विदेशों तक में है। महालया के दिन तक कुमारटुली में मूर्ति लेने वालों की भीड़ रहती है। यहाँ आज भी मूर्तियां पारंपरिक तरीके से ही बनती हैं, सांचों में ढलकर नहीं। आप अगर कोलकाता के इस इलाके में जाएंगे तो आपको इस इलाके का एक और नाम मिलेगा, भास्कर जी पॉल स्ट्रीट। और ये नामकरण भी मूर्ति निर्माण से ही जुड़ा है। इसे एक मशहूर मूर्तिकार गोपेश्वर पॉल के नाम पर रखा गया है। गोपेश्वर पॉल, जिन्होंने मूर्ति निर्माण और मूर्ति पूजा परंपरा में कई नए आयाम जोड़े। मूर्तियों का जो ट्रेंड आज चलन में है वो उन्हीं की देन है। कोलकाता में दुर्गा पूजा कुछ ही दिनों में धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन दुर्गा पूजा का जो रीति रिवाज है उस रीति रिवाज में बहुत ही सारे परिवर्तन आए हैं। जैसे कि पहले मूर्ति बनती थी एक चाला की और अभी लक्ष्मी जी, कार्तिक जी, सरस्वती जी, गणेश जी को अलग किया जा रहा था दुर्गा से। दुर्गा माता की जो अभी मूर्ति बनती है वो ये जो प्रथा को तोड़ने वाले जो मूर्तिकार है उनका नाम है गोपेश्वर पाल। कहते हैं गोपेश्वर पॉल के हाथों में कमाल की जादूगरी थी। मिट्टी हाथ में आते ही मानो उनकी उंगलियां चल पड़ती थी। उनकी इन्हीं जादूगरी से प्रभावित होकर एक अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें सम्मानित भी किया। उन्होंने गया था लंदन में। लंदन में उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर एग्जिबिट पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर वहाँ पे जाकर उन्होंने ड्यूक ऑफ कॉर्नर का जो पोर्ट्रेट उन्होंने 5 मिनट्स में बनाया, इसलिए उनको लाइटिंग स्कल्पचर उपाधि दिया गया। फिलहाल गोपेश्वर पॉल के स्टूडियो हेरिटेज कमीशन से मान्यता मिल चुकी है। ये स्टूडियो अब म्यूजियम में तब्दील हो जाएगा। कैमरा में और गो के साथ अनिर्बान, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।